ये कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन द इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that pair are intersecting line, second coincident line and third parallel lines। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए था, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ठीक है, जहां पर a1 a2 क्या होते थे, a1 a2 बेसिकली a1 फर्स्ट इक्वेशन का x का वेरिएबल x का अटैच्ड कोफिशिएंट था और a2 सेकेंड इक्वेशन में x के अटैच्ड कोफिशिएंट थे। सिमिलरली b1 b2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के y के अटैच्ड कोफिशिएंट थे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 और 2 by a2 हमें पता नहीं है, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 by b2। मतलब कोई भी वैल्यू अगर ये दोनों रेशियो आपस में मैच नहीं करे तो हमें हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे। तो अगर हम a2 को सपोज हमने 1 लिया और b2 को भी हमने 1 लिया, सो हमें क्या मिलता है, 2 by 1 is not equals to 3 by 1 because 2 is not equals to 3। सो जो दूसरा इक्वेशन है उसमें हम a2 का वैल्यू को अगर हम 1 लेते हैं, b2 का वैल्यू हम 1 लेते हैं, मतलब x प्लस y और c का वैल्यू को हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, c2 का वैल्यू को। क्यों, क्योंकि कंडीशन में सिर्फ a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 by b2 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम c2 को कुछ भी एज्यूम कर लिया, जैसे हमने 1 ही एज्यूम कर लिया, देन दिस two equation, this two pair of linear equation will give us intersecting line। तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या हो गया, x plus y plus 1 is equals to 0। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशंस क्या था, कोइंसिडेंट का लाइन था मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनाइट नंबर के लिए सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2। ठीक है, मतलब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहां पर a1 का वैल्यू ये है, यहां पर b1 का वैल्यू ये है, c1 का वैल्यू ये दिया हुआ है। मतलब 2 by a2 should be equals to 3 by b2 should be equals to -8 by c2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो रेशियो है ये हर केस में सेम वैल्यू आना चाहिए। मतलब इसे अगर हम k के बराबर लेते हैं, सो 2 इज इक्वल्स टू a2k होना चाहिए, 3 इज इक्वल्स टू b2k होना चाहिए और -8 इज इक्वल्स टू c2k होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्या वैल्यू हम a2, b2 और c2 में सब्स्टिट्यूट करें ताकि k सभी में सेम आ सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम a2 का वैल्यू को हम 4 लेते हैं, b2 का वैल्यू को हम 6 लेते हैं और c2 का वैल्यू हम -16 लेते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पर k को हम 1/2 बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम k में अगर आपको पूछा जाता है कि आपको कोइंसिडेंट लाइन फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले k के किसी भी वैल्यू के एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने यहां पर k इज इक्वल्स टू 1/2 एज्यूम किया है। आप k इज इक्वल्स टू 1 छोड़ के आप k के वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 1 अगर आपने एज्यूम किया तो हमें वो वही लाइन को दे देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, k का वैल्यू को 1/2 लिया। अगर हम k का वैल्यू को 1/2 लेते हैं तो हमारा a2 क्या आ जाएगा 4, b2 क्या आ जाएगा 6, c2 क्या आ जाएगा -16। सो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x
प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं ये फिर से बता देता हूं। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारा कंडीशन क्या था? a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2, जो कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कांस्टेंट वैल्यू आप 1 के अलावा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। 1 एंड -1 ये छोड़ के k को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने k1 लिया या k-1 लिया तो आपको वो सेम इक्वेशन देने वाला है। तो हमने क्या किया, इसमें k का वैल्यू को 1/2 लिया। ठीक है, k का वैल्यू जब आप 1/2 लेंगे तो क्या हमें इक्वेशन मिल जाएगा? a1 जो कि 2 है, सो हमें मिल जाएगा 2/a2 इज इक्वल्स टू 3/b2 इज इक्वल्स टू -8/c2 इज इक्वल्स टू 1/2। सो हम 2/a2 को हमने लिया 1/2 के बराबर, फिर 3/b2 को हमने लिया 1/2 के बराबर, और फिर हमने 8/c2 को लिया 1/2 के बराबर। तो जब हमने लिखा 2/a2 इज इक्वल्स टू 1/2, इससे हमें मिल गया 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, a को इधर भेज दिया हमने, तो a2 इज इक्वल्स टू 4 मिला। सिमिलरली हमें 3/b2 इज इक्वल्स टू 1/2 है। इसका मतलब 2 into 3 is equals to b2 into 1 और b2 is equals to 6। सिमिलरली यहाँ पर c2 को आप इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे, सो -16 is equals to c2। सो दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या था? पैरेलल लाइंस के लिए एक सिंपल सा कंडीशन था, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 but should not be equals to c1 by c2। मतलब यहां पर a1 by a2 should be equals to b1 by b2 के लिए 4x और 6y तक तो सही है, बट ये c2 का वैल्यू सिर्फ -16 नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बताता हूं ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन। पैरेलल लाइन का और कोइंसिडेंट लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? पैरेलल लाइन के केस में यहां पर नॉट इक्वल्स टू का कंडीशन आता है, और कोइंसिडेंट लाइन के केस में इज इक्वल्स टू का कंडीशन आता है। मतलब कोइंसिडेंट लाइन के केस में जो भी वैल्यू c2 का आएगा उसको छोड़ के आप कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं पैरेलल लाइन फाइंड करने के लिए। मतलब 4x प्लस 6y और c2 में आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 इज इक्वल टू 0, -2, -3 क्यों छोड़, कुछ भी, -16 को छोड़ के आपने कोई भी वैल्यू यहां पर एज्यूम किया, दैट विल गिव अस पैरेलल लाइंस। बिकॉज फॉर पैरेलल लाइंस a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2। मतलब a1 by a2 2/4 should be equals to 3/6 but should not be equals to -8/c2। तो एक ही केस में a1 by a2 will be equals to b1 by b2 will be equals to c1 by c2, that is when we'll be having this particular value 2, 4, 3, 6 and -8, -16। अगर हमने यहां पर 4 और 6 लिया, 4x प्लस 6y, तो -16 के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन पैरेलल लाइन के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू c एंड mx प्लस ny इज इक्वल्स टू d। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि an not equals to bn, then this equation will have no solution, unique solution, infinite solution और 2 solution। हमें ये बताना है अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो ये पर्टिकुलर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब कंडीशन में सिर्फ इतना दिया हो an not equals to bn। हम लोग क्या जानते थे, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन था, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या था,
a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should not be equals to c1 by c2। तो इसे हमें इतना तो पता चल रहा है कि हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना होगा क्या ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन लिखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, a1 by a2 that is a by m should not be equals to a2 by b2 which is a2 by b2। ठीक है, अब हमने क्या देखा, a by m is not equals to b by m। हम दोनों इक्वेशन दोनों साइड को m n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m n इंटू a बाय m इज नॉट इक्वल्स टू m n इंटू b बाय n। ठीक है, अब यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, यहां से n और n कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिलता है, a n नॉट इक्वल्स टू b m। ये हमें एक और कंडीशन मिला जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यही कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब a n नॉट इक्वल्स टू बी एम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब उस क्वेश्चन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। a by m not equals to b by n is condition for unique solution और intersecting line। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड को mn से मल्टीप्लाई कर दिया। mn से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट लेफ्ट साइड में mm कैंसिल हो गया, राइट साइड में n और n कैंसिल हो गया। फाइनली हमें क्या मिलता है, an नॉट इक्वल्स टू bm। वही क्वेश्चन में मेंशन था, तो ये दोनों मिला के हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन विल हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम केस स्टडी के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे और भी एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर लेंगे। फिर ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।